कहानी की शुरुआत एक पुराने वीडियो से होती है जिसमें फ्रांसिस और आयरिस की शादी दिखाई जाती है। सभी खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन फ्रांसिस का भाई डिएगो कुछ उदास नजर आता है। वर्तमान में दुनिया ज़ॉम्बी महामारी की चपेट में आ चुकी है। फ्रांसिस अपने परिवार को लेकर गांव में स्थित अपने माता पिता के घर पहुंचता है। पहले वह अकेले अंदर जाकर पूरे घर की तलाशी लेता है। अपने माता पिता के कमरे में पहुंचकर वह देखता है कि उसके पिता संक्रमित होने के बाद खुद की जान ले चुके हैं। फ्रांसिस उनकी बंदूक और घड़ी उठा लेता है। तभी उसकी माँ सामने आती है, लेकिन वह अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वह बार बार सॉरी कहते हुए उसकी ओर बढ़ती है। मजबूर होकर फ्रांसिस उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह अपने माता पिता को दफना देता है और परिवार घर के अंदर आ जाता है। आयरिस और बच्चे आराम करने लगते हैं, लेकिन फ्रांसिस को नींद नहीं आती। वह बाहर जाकर पानी की मोटर चेक करता है और राहत की बात यह होती है कि पानी पीने लायक होता है। दोनों बेटे पानी भरकर ले आते हैं। घर लौटने पर आयरिस बताती है कि उसने दवाइयों के साथ सिगरेट भी छिपा रखी थी और वह सिगरेट पीने लगती है, जिससे फ्रांसिस नाराज हो जाता है। पास ही बने खलिहान को देखकर जोशुआ वहां जाने की जिद करता है। लुकास मना करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे माँ के पास छोड़कर जोशुआ के साथ चला जाता है। रास्ते में जोशुआ देखता है कि फ्रांसिस अब अपने पिता की घड़ी पहन चुका है। खलिहान के अंदर उन्हें कुछ मुर्गियां मिलती हैं, लेकिन साथ ही एक नौकर की लाश भी मिलती है जिसने संक्रमित होने के बाद खुद की जान ले ली थी। फ्रांसिस जोशुआ से उस लाश के पास पड़ी चाबी उठाने को कहता है। जैसे ही वह चाबी खींचता है, लाश उसके ऊपर गिर जाती है और वह बुरी तरह डर जाता है। घबराया हुआ जोशुआ तुरंत पानी की मोटर पर जाकर खुद को साफ करता है। आयरिस उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन फ्रांसिस सिर्फ इतना बताता है कि उन्हें एक लाश मिली थी। इसके बाद वह लुकास को खेत से लाया हुआ गन्ना खाने के लिए देता है। घर के तहखाने में दोनों को एक जनरेटर मिलता है। वहीं एक छोटा बिस्तर और दीवारों पर बने चित्र फ्रांसिस के दर्दनाक बचपन की याद दिलाते हैं। वह जनरेटर चेक करता है, लेकिन उसमें ईंधन नहीं होता। पुरानी यादें उसे तोड़ने लगती हैं, इसलिए आयरिस उसे वहां से बाहर ले जाती है। दीवार पर बनी एक तस्वीर में एक बड़ा आदमी एक बच्चे पर बंदूक ताने दिखाई देता है। रात के खाने में पूरा परिवार चावल और अंडे खाता है। फ्रांसिस पहले सबको प्रार्थना करने के लिए कहता है। लुकास गन्ना चबाता रहता है, इसलिए उसके माता पिता उससे गन्ना ले लेते हैं। बाद में जोशुआ रेडियो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे बंद करा देता है। आयरिस कहती है कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। फ्रांसिस का मानना है कि यही जगह सबसे सुरक्षित है क्योंकि यहाँ साफ पानी है, लेकिन आयरिस याद दिलाती है कि बाकी लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं और उन्हें भी वहीं जाना चाहिए। बच्चे भी उसका साथ देते हैं, मगर फ्रांसिस अपना फैसला नहीं बदलता। रात में जोशुआ अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने की कोशिश करता है और उसके पुराने वीडियो देखता है। तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और बिजली न होने की वजह से वह उसे चार्ज भी नहीं कर पाता। फ्रांसिस खिड़की से जोशुआ को देख रहा होता है। तभी आयरिस उससे कहती है कि वह जोशुआ के साथ बहुत सख्ती करता है, जबकि लुकास के साथ हमेशा प्यार से पेश आता है। उसे दोनों बेटों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। उस रात फ्रांसिस को फिर बचपन के डरावने सपने आने लगते हैं। वह घबरा कर उठ बैठता है और आयरिस उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह आयरिस कहती है कि इस घर में रहना फ्रांसिस की मानसिक हालत के लिए ठीक नहीं है। फ्रांसिस मान लेता है कि यहाँ आना उसकी गलती थी, लेकिन वह पुराने धोखे का जिक्र करता है। आयरिस समझाती है कि अगर उसने पहले सच बता दिया होता तो वे कभी साथ नहीं होते और लुकास का जन्म भी नहीं होता। आखिरकार फ्रांसिस कहता है कि अगर आयरिस आगे बढ़ना चाहती है तो वह भी तैयार है। इसके बाद पूरा परिवार कार से उत्तर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में जोशुआ बताता है कि उसके चाचा डिएगो भी वहीं गए हैं। ये सुनकर फ्रांसिस नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि डिएगो ने शहर छोड़ने से पहले आयरिस को फोन किया था। उसे शक होने लगता है कि आयरिस उत्तर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि डिएगो वहाँ है। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी जोशुआ चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहता है। सामने पुल पर छोड़ी हुई गाड़ियां और सेना की बाढ़ रास्ता रोक रही होती है। आयरिस कहती है कि बाढ़ हटाकर रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन फ्रांसिस मानता है कि सेना ने इसे किसी वजह से लगाया होगा। ऊपर से अंधेरा भी होने लगा होता है। जब फ्रांसिस वापस लौटने की बात करता है तो आयरिस कार से उतरकर खुद बाढ़ हटाने लगती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी सैनिक उस पर हमला कर देता है। आयरिस जान बचाकर भागती है। फ्रांसिस उसे नीचे झुकने को कहता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। दोनों अभी संभल ही रहे होते हैं कि एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। जोशुआ हॉर्न बजाकर उन्हें चेतावनी देता है। फ्रांसिस उसे भी मार गिराता है, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनकर कई ज़ॉम्बी कार के चारों ओर जमा हो जाते हैं और बच्चे डर जाते हैं। फ्रांसिस सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक ज़ॉम्बी को गोली मारता है। पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वह पीछे हटते हुए उन्हें एक एक करके मारता रहता है, जिससे आयरिस बच्चों को लेकर सुरक्षित निकल जाती है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह मरे हुए सैनिक से एक ग्रेनेड उठाता है। कारों के ऊपर चढ़कर वह ज़ॉम्बियों से बचता है और सही मौका मिलते ही ग्रेनेड फेंक देता है। जोरदार धमाके में पूरा झुंड खत्म हो जाता है। इसके बाद परिवार पैदल वापस घर लौट आता है। फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि वे उसकी बात मानकर देख चुके हैं, अब आगे सब कुछ उसके तरीके से होगा। करीब
हफ्ते बाद फ्रांसिस फिर पुल पर जाता है। उसकी कार अब भी सही हालत में होती है, लेकिन वह उसे चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दोपहर में वह पैदल ही राशन और जरूरी सामान घसीटते हुए घर लौटता है। आयरिस कार के बारे में पूछती है तो वह झूठ बोल देता है कि कार खराब हो गई। सामान में पेट्रोल भी होता है। उसे तहखाने में रखते समय फ्रांसिस को फिर अपने दर्दनाक बचपन की यादें सताने लगती हैं और वह पुराने डर में खो जाता है। जनरेटर में पेट्रोल डालने के बाद फ्रांसिस दोबारा बिजली चालू कर देता है। घर में ऐसी चलने लगता है और वह आयरिस का पसंदीदा संगीत बजाता है। बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन आयरिस चुपचाप उन्हें देखती रहती है। कुछ देर बाद फ्रांसिस को पुरानी वीडियो कैसेटें मिलती हैं। वह अपनी शादी की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। आयरिस उसे देखकर वहां से चली जाती है। फ्रांसिस उसके पीछे रसोई में जाता है, प्यार से उसे गले लगाता है और दोनों अपने रिश्ते को फिर से संभालने की कोशिश करते हैं। उधर जोशुआ अपना फोन चार्ज करके अपनी गर्लफ्रेंड के वीडियो देख रहा होता है। तभी लुकास उसके पास आकर कहता है कि उसे अकेले सोने से डर लगता है। दोनों साथ बैठकर फ्रांसिस के बचपन की पुरानी तस्वीरें और सामान देखने लगते हैं। तभी लुकास कहता है कि जोशुआ बिल्कुल जवान डिएगो जैसा दिखता है। अगली सुबह फ्रांसिस आयरिस से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि अब उनका अतीत खत्म हो चुका है और वे इस फार्म पर नई शुरुआत कर सकते हैं। आयरिस उसकी बात मान लेती है, लेकिन जब फ्रांसिस उससे आई लव यू कहता है तो वह कोई जवाब नहीं देती। नाश्ते के लिए अंडे लेने जाते समय फ्रांसिस का सामना एक जंगली कुत्ते से होता है। वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है और एक मुर्गी उठाकर भाग जाता है। आयरिस, जो एक नर्स है, उसके घाव की पट्टी कर देती है। वह रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह देती है, लेकिन फ्रांसिस गुस्से में साफ मना कर देता है। बाहर जोशुआ रेडियो चलाने में सफल हो जाता है। उसे डेल्टा कैंप शब्द सुनाई देता है, लेकिन तभी बैटरी खत्म हो जाती है। आयरिस को उम्मीद जगती है कि शायद कोई सुरक्षित जगह मिल सकती है, मगर फ्रांसिस कहता है कि जोशुआ ने गलत सुना होगा। रात के खाने पर आयरिस फिर डेल्टा कैंप की तलाश करने और कार ठीक करने की बात करती है। फ्रांसिस मना कर देता है। वह कहता है कि पुल पर इतने ज़ॉम्बी देखकर साफ है कि वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। दोनों में बहस छिड़ जाती है। फ्रांसिस पुराने हादसों का जिक्र करता है, जिनमें लुकास के स्कूल का हमला भी शामिल होता है। ये सुनकर लुकास डर जाता है और अपने पिता से लिपट जाता है। आयरिस समझ जाती है कि फ्रांसिस बच्चों की भावनाओं का सहारा लेकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जोशुआ जनरेटर चलाने की अनुमति मांगता है ताकि वह संगीत सुन सके। फ्रांसिस मना कर देता है। जब जोशुआ कहता है कि वह जानना चाहता है कि दुनिया में और कौन बचा है, तो फ्रांसिस गुस्से में उसे पुल वाली घटना याद दिलाता है और पूछता है कि क्या वह सच में किसी को मारने की हिम्मत रखता है। जोशुआ के यहाँ कहने पर फ्रांसिस उसे खेत में ले जाता है। वह अपने पिता की सिखाई बातें याद करते हुए एक बोतल को निशाना बनाता है और जोशुआ को बंदूक थमा देता है। जोशुआ कई बार गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर फ्रांसिस को फिर अपने दर्दनाक बचपन की यादें सताने लगती हैं। वह जोशुआ की पकड़ और खड़े होने का तरीका सुधारता है, लेकिन अगली गोली भी निशाने पर नहीं लगती। शोर सुनकर आयरिस और लुकास भी वहां आ जाते हैं। फ्रांसिस जोशुआ पर लगातार दबाव डालता है और उस पर चिल्लाने लगता है। आखिरकार जोशुआ कई गोलियां चलाने के बाद बोतल को निशाना बना देता है। यह देखकर फ्रांसिस को एक बार फिर अपने क्रूर पिता की याद आ जाती है। जोशुआ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फ्रांसिस सिर्फ इतना कहता है कि उसने अच्छा काम किया। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर कई ज़ॉम्बी खेत की ओर आ जाते हैं। पूरा परिवार जान बचाकर घर की तरफ भागता है। अंदर पहुंचते ही वे दरवाजे के सामने भारी संदूक लगा देते हैं और ऊपर की मंजिल पर छिप जाते हैं। फ्रांसिस बालकनी से देखता है कि ज़ॉम्बियों ने पूरे घर को घेर लिया है। वे खिड़कियां तोड़ने और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तभी सड़क से एक कार का हॉर्न बजता है। ज़ॉम्बियों का ध्यान उधर चला जाता है और वे कार के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अगली सुबह फ्रांसिस बाहर निकलता है। वह देखता है कि खलिहान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सारी मुर्गियां गायब हैं और अंडे टूट चुके हैं। सड़क पर आगे बढ़ने पर उसे वही कार मिलती है। उसका चालक उसका भाई डिएगो से निकलता है। डिएगो बताता है कि उसका परिवार अब नहीं रहा। फ्रांसिस भी उसे अपने माता पिता की मौत की खबर देता है। डिएगो पुराने गुनाहों के लिए माफी मांगता है और फ्रांसिस से उत्तर की ओर चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ का सामान हमेशा नहीं चलेगा। लेकिन फ्रांसिस गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है और अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी देता है। डिएगो जाते जाते एक नक्शा छोड़ देता है। फ्रांसिस उसे जलाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसकी नजर डिएगो की छोड़ी हुई जैकेट पर पड़ती है। घर लौटकर वह आयरिस से झूठ बोलता है कि डिएगो मर चुका है। अब उसका शक और डर बढ़ने लगता है, इसलिए वह घर की सभी खिड़कियां बंद करना शुरू कर देता है। इसी बीच आयरिस जोशुआ के साथ सिगरेट पीते हुए कहती है कि उसकी मुस्कान उसे किसी की याद दिलाती है, लेकिन नाम नहीं बताती। दूसरी ओर लुकास एक मक्खी का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंच जाता है, जहां खिड़की के बाहर खड़ा एक ज़ॉम्बी उसे डरा देता है। आयरिस उसे समझाती है कि ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। वह यह भी कहती है कि ज़ॉम्बी अब पहले से कमजोर दिख रहे हैं, शायद जल्द ही वे मर जाएं और फिर वे यहाँ से निकल सकेंगे। फ्रांसिस ये बात सुन लेता है और मन ही मन फैसला कर लेता है कि वह अपने परिवार को कहीं नहीं जाने देगा। कुछ देर बाद फ्रांसिस खेत में जाकर
मारकर एक जॉम्बी का सिर काट देता है। फिर वह अपने कपड़ों पर जॉम्बी का खून लगाकर चिल्लाते हुए घर लौटता है। परिवार बाहर आता है तो वह सिर दिखाकर झूठ बोलता है कि उस पर हमला हुआ था। बच्चे डरकर अंदर भाग जाते हैं और फ्रांसिस कहता है कि बाहर अभी भी बहुत सारे जॉम्बी हैं, इसलिए किसी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाद में नहाने के लिए कपड़े बदलते समय उसकी जेब से डिएगो का नक्शा गिर जाता है। जोशुआ उसे देखने ही वाला होता है कि फ्रांसिस वापस आ जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। शाम को फ्रांसिस सबको चौंकाते हुए संगीत चलाता है और एक छोटा सा क्रिसमस ट्री सजाता है। अभी सितंबर का महीना होता है, लेकिन वह परिवार को खुश करना चाहता है। खाने के दौरान वह सबसे पूछता है कि उन्हें क्रिसमस पर क्या चाहिए। लुकास साइकिल मांगता है, जबकि जोशुआ वही नक्शा मांगता है जो उसने देखा था। फ्रांसिस साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कोई नक्शा है। जब आयरिस से उसकी इच्छा पूछी जाती है तो वह कहती है कि वह सिर्फ इस जगह से निकलना चाहती है क्योंकि उनका राशन खत्म हो रहा है। इस बात पर दोनों के बीच फिर बहस हो जाती है। गुस्से में फ्रांसिस बच्चों के सामने कह देता है कि आयरिस तो महामारी से पहले भी उन्हें छोड़कर जाना चाहती थी। ये सुनकर आयरिस टूट जाती है। वह रोते हुए बच्चों से माफी मांगती है और कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आयरिस रोते हुए कहती है कि वह बच्चों को नहीं बल्कि कुछ समय के लिए फ्रांसिस से दूर जाना चाहती थी ताकि मानसिक रूप से संभल कर एक बेहतर माँ बन सके। यह सुनकर फ्रांसिस गुस्से में मेज पर हाथ मारता है और पूरा सच बताने की मांग करता है। जब जोशुआ अपनी माँ का पक्ष लेता है तो फ्रांसिस उसे अपमानित कर देता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि आयरिस और डिएगोन्स का कभी रिश्ता था और जोशुआ असल में डिएगो का बेटा है। आयरिस फ्रांसिस पर भड़क उठती है कि उसने बच्चों के सामने यह सब क्यों बताया। वह कहती है कि वह सिर्फ फ्रांसिस को छोड़ना चाहती थी, पूरे परिवार को नहीं, क्योंकि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती थी। जब आयरिस डिएगो का नक्शा मांगती है तो फ्रांसिस उसे निकालकर सबके सामने जला देता है। आयरिस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। बच्चे रोने लगते हैं। गुस्से में आयरिस उसे थप्पड़ मारती है और कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद फ्रांसिस ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और बच्चों से खाना खाने को कहता है। कुछ हफ्तों बाद फ्रांसिस खेत में गन्ना ढूंढ रहा होता है कि तभी दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वह किसी को नहीं देख पाता, लेकिन डर कर घर लौट आता है। वह दरवाजे को लकड़ियों और जंजीर से और मजबूत कर देता है। फ्रांसिस परिवार से कहता है कि बाहर अब भी ज़ॉम्बी हैं, लेकिन जोशुआ उसका विरोध करता है। वह कहता है कि कई हफ्तों से उन्होंने एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा। फिर वह फ्रांसिस पर आरोप लगाता है कि वह अपने पिता की तरह पूरे परिवार को जबरदस्ती कैद करके रख रहा है। यह सुनकर फ्रांसिस अपना आपा खो बैठता है। वह जोशुआ को थप्पड़ मार देता है और उसकी घड़ी पर खून लग जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसने जो कुछ किया परिवार की सुरक्षा के लिए किया है और कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ा एक घायल सैनिक खुद को कोर्केरा बताता है। फ्रांसिस उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जोशुआ दरवाजा खोल देता है और वह अंदर गिर पड़ता है। कोर्केरा बताता है कि वह डेल्टा कैंप से आया है। रास्ते में उसकी टीम पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया और बाकी सभी मारे गए। फ्रांसिस इसे अपने डर का सबूत मानता है, लेकिन कोर्केरा कहता है कि हर इलाके में हालात एक जैसे नहीं हैं और इस घर से कैंप तक ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं हैं। वह यह भी बताता है कि उसे यहाँ डिएगो ने भेजा था, जो हमले में घायल हुआ था। यह सुनकर आयरिस समझ जाती है कि फ्रांसिस ने डिएगो की मौत के बारे में झूठ बोला था। फ्रांसिस जवाब देता है कि झूठ सिर्फ उसने नहीं, आयरिस ने भी बोला था। आखिरकार परिवार के कहने पर फ्रांसिस कोर्केरा को रहने देता है, लेकिन उसे तहखाने में बंद कर देता है। रात में जोशुआ आयरिस को जगाकर कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता। वह डिएगो को ढूंढने जा रहा है। वह माँ को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आयरिस लुकास को छोड़कर नहीं जा सकती। अगली सुबह फ्रांसिस फिर एक डरावने सपने से जागता है। रसोई में वह आयरिस, लुकास और अब ठीक हो चुके कोर्केरा को साथ नाश्ता करते देखता है। जब वह जोशुआ के बारे में पूछता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। खुला हुआ मुख्य दरवाजा देखकर उसे समझ आ जाता है कि जोशुआ घर छोड़ चुका है। गुस्से से पागल हुआ फ्रांसिस रसोई में लौटता है और हथौड़े से कोर्केरा के सिर पर वार कर उसे मार डालता है। फिर वह आयरिस से कहता है कि अब उसे यहीं रहना होगा और उसे भी बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद आयरिस और लुकास तहखाने में बंद होश में आते हैं। आयरिस दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता। दूसरी ओर फ्रांसिस आराम से नाश्ता करता है और मरे हुए सैनिक के पास लुकास का खिलौना सैनिक रख देता है। फ्रांसिस का ध्यान बाहर भौंकते जंगली कुत्ते की आवाज से टूटता है। कुछ देर बाद वह सैनिक की वर्दी पहनकर तहखाने में आता है और मांस से भरी ट्रे अपने परिवार के सामने रख देता है। वह उन्हें खाने के लिए कहता है, लेकिन आयरिस को उस खाने पर भरोसा नहीं होता और वह लुकास को रोक लेती है। फ्रांसिस खुद थोड़ा मांस खाकर दिखाता है, फिर गुस्से में ट्रे जमीन पर फेंक देता है। वह अपने बचपन की बातें करने लगता है कि उसका पिता खाना पूरा न करने पर उससे कैसे नाराज होता था। इसी बीच आयरिस को ट्रे से गिरा हुआ चाकू दिखाई देता है। वह उसे पैर से छिपा लेती है, लेकिन फ्रांसिस मुड़कर उसे उठा लेता है और तहखाने से बाहर चला जाता है। घबराई हुई आयरिस ट्रे दरवाजे पर मारती है और पास पड़ी लोहे की छड़ उठा लेती है। वह खिड़की पर लगी लकड़ी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। रात में लुकास आयरिस को जगाकर एक योजना बताता है। वह अचानक बीमार
बीमार होने का नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फ्रांसिस घबराकर तहखाने में आता है। जैसे ही वह लुकास को देखने झुकता है, आयरिस पीछे से उस पर वार कर देती है। आयरिस उसकी चाबियां लेकर लुकास के साथ बाहर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। फ्रांसिस अंदर से गोली चलाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। तहखाने में बंद होकर वह अपने दर्दनाक अतीत की यादों में टूटने लगता है। घर से बाहर निकलते ही आयरिस और लुकास देखते हैं कि डिएगो अब ज़ॉम्बी बन चुका है और एक लाश को खा रहा है। वह भागो जैसा कुछ बुदबुदाता है और फिर उनके पीछे घर के अंदर घुस आता है। आयरिस सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन डिएगो उसके पैरों को पकड़कर उसे गिरा देता है। जब वह आयरिस को काटने वाला होता है, लुकास टॉर्च से उस पर वार करता है। डिएगो फिर लुकास पर हमला कर देता है। आयरिस कुर्सी और आसपास की चीजों से उसे रोकने की कोशिश करती है। परिवार की चीखें सुनकर फ्रांसिस तहखाने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह बाहर निकल आता है और डिएगो पर टूट पड़ता है। वह बंदूक से उसके सिर पर बार बार वार करता है जब तक कि आयरिस उसे रोकने के लिए नहीं कहती। इसके बाद भी फ्रांसिस आयरिस को दोष देता है और उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी लुकास बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सुनकर फ्रांसिस टूट जाता है। आयरिस तुरंत लुकास को दवा देती है और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उसका काटा हुआ हाथ काट देती है। ये बेहद दर्दनाक होता है लेकिन उसकी जान बच जाती है। आयरिस कहती है कि अब उसे अस्पताल और खून चढ़ाने की जरूरत है, इसलिए वह फ्रांसिस से कार लाने की विनती करती है। फ्रांसिस पुल की ओर भागता है जहां उसे जोशुआ बंदूक ली मिलता है। फ्रांसिस कुछ समझा पाता उससे पहले जोशुआ डर और गुस्से में गोली चला देता है। गोली लगते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोते हुए अपने पिता से माफी मांगता है। मरते समय फ्रांसिस उसे मेरे बेटे कहकर पुकारता है। इसके बाद जोशुआ कार लेकर घर की ओर लौटता है। घर में आयरिस लुकास से माफी मांगती है और तभी बाहर कार की रोशनी दिखाई देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।